नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, माना कि सपने औकात से बड़े हैं लेकिन हम भी उन्हें पूरा करने के लिए जिद पे अड़े हैं। साथियों, प्रायः आपके जीवन में एक ऐसा दौर आता है, मतलब एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मोमेंट आता होगा जब आपको लगता होगा कि अपने गोल को अब अलग कर दिया जाए, मतलब कि अब जो लक्ष्य है अब वह पूरा नहीं हो सकता है, इसको छोड़ दिया जाए। यकीन मानिए, आप मन मार के अगर उस गोल के प्रति एक बार फिर से लग जाइएगा तो इस बार गोल आपके करीब है। तो बस कोई भी काम करने के लिए बस जिद होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ के लिए जिद करके रखे हुए हैं, अगर आपके अंदर उसको पाने की जिद है, तो जो आपका लक्ष्य है, जो आपका ड्रीम है, वह बिल्कुल आपको मिलेगा। चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने बताया कि किस तरह से 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी दिया जाता है। फिर आगे मैं बताया था कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कैसे फॉर्मेशन होता है 1861 में कनिंघम के द्वारा। फिर 1921 में कनिंघम के जॉन मार्शल के निर्देशन पे दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चूँकि सबसे पहला जो इसका खुदाई होता है वो हड़प्पा नामक स्थान पर होता है, जिस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका टाइम पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर टाइम पीरियड का मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करूं तो डिफरेंट हिस्टोरियंस और डिफरेंट हिस्टोरियंस इसका डिफरेंट टाइम पीरियड बताते हैं। मतलब कि 5, 6, 7, 8 अलग अलग तरह के हिस्टोरियंस अलग अलग तरह का टाइम पीरियड बताते हैं। लेकिन उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है C14 कार्बन 14 के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड माना जाता है 2500 बिफोर सेंचुरी ईरा से लेकर के 1700 बिफोर सेंचुरी तक, बिफोर क्राइस्ट तक। ये C14 के अकॉर्डिंग है। C14 क्या होता है? तो C14 एक डेंटिंग विधि है, मतलब कि यह जो है C14 के माध्यम से जीवाश्म के द्वारा, मतलब जीवाश्म का जो अवधि है, जिसे कोई भी एविडेंस है, उस एविडेंस मतलब फिजिकल एविडेंस के माध्यम से उस फिजिकल एविडेंस के बारे में C14 के माध्यम से पता लगाया जाता है कि यह किस टाइम पीरियड का है। तो C14 के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1700 बिफोर क्राइस्ट तक है। उसके बाद एक दो और हिस्टोरियंस का नाम आता है, जिसमें DP अग्रवाल आते हैं। तो DP अग्रवाल के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है वो कहा जाता है 2350 से लेकर के 1750 तक। ये DP अग्रवाल के द्वारा दिया गया टाइम पीरियड है। उसी तरह से एक और आते हैं रोमली थापर आती हैं। तो रोमली थापर के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है वो अभी 350 से लेकर के 1750 तक ये टाइम पीरियड है। तो ये डिफरेंट हिस्टोरियंस के द्वारा डिफरेंट टाइम पीरियड दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यता थी, यह जो सिविलाइजेशन था, यह प्रोटो हिस्ट्री और ब्रोंज एज टाइम पीरियड की सभ्यता थी। मतलब इस सभ्यता के बारे में यह कहा जाता है कि यह प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल और ब्रोंज एज कांस्य युग की सभ्यता थी, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। अगर हम एक बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता ईस्टर्न में कहाँ तक फैली थी, मतलब ईस्टर्न में इसका जो साइड था कहाँ पे था, वेस्टर्न में कहाँ पे था, ठीक है, नदन में कहाँ पे था। तो इन सब की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ। ईस्टर्न में अगर मैं बात करूं तो ये आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर ये मतलब सुदूर पूर्वी स्थल है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सुदूर पूर्वी स्थल है। तो ये आलमगीरपुर में, मतलब कि आलमगीरपुर इसका अंतिम साइट है। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है। किस नदी के किनारे बसा है आलमगीरपुर? ये भी कहा जाता है किस नदी के किनारे, मतलब ये जो साइट था किस नदी के किनारे था? तो ये किसके बारे में कहा जाता है? हिंडन नदी आलमगीरपुर। अगर हम लोग वेस्टर्न में चलते हैं तो सुतका गेंडोर सुदूर वेस्टर्न में, मतलब सुदूर पश्चिम में। किस कहाँ पे सुतका गेंडोर? तो ये बालूचिस्तान में है। बालूचिस्तान किस नदी किनारे है सुतका गेंडोर? तो इसको कहा जाता था कि यह जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सुतका गेंडोर दास का नदी, सुतका गेंडोर के बारे में कहा जाता है कि यह दास का नदी किनारे स्थित था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सदर्न एंड नदर्न की, नॉर्थ की, तो नॉर्थ के बारे में कहा जाता है मांडा कहा जाता है। तो ये स्थल है जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं साउथ का, तो साउथ है दाइमाबाद। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे है महाराष्ट्र में ये? तो ये है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी। तो ये आ गया आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन नदी के किनारे, दाइमाबाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, मांडा जम्मू एंड कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दास का नदी के किनारे। तो ये इसका मतलब कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मतलब सुदूर पूर्वी में, सुदूर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी स्थल कौन सा है इसका? तो आलमगीरपुर है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। उसी तरह से पूछ सकता है बताइए सुदूर दक्षिण की बात करते हैं, दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी किनारे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया। मतलब अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो भारत और पाकिस्तान दोनों मिला करके 1500 स्थल मिला, 1500 स्थल मिला। मतलब 1500 स्थलों पर इसकी जानकारी मिलती है भारत और पाकिस्तान दोनों मिला करके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आकार था वह त्रिभुज जैसा था। इसका जो आकार था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वह ट्रायंगुलर शेप में था, त्रिभुज आकार का था इसका शेप। नेक्स्ट आता है इसका जो हम इस सभ्यता की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी यह अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसी सिविलाइजेशन थी? तो अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब है कि यह नगरीय सभ्यता थी, मतलब यह एक नगर वाला सभ्यता था, गांव वाला, रूरल नहीं था, अर्बन था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नगर निर्माण योजना की, मतलब यहाँ का जो टाउनशिप सेटलमेंट जो प्लान था वो कैसा था। टाउनशिप सेटलमेंट प्लान की बात करते हैं, नगर निर्माण योजना की बात करते हैं। नगर निर्माण योजना की बात करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को देखते हैं तो कोई भी चीज़ को देख करके उस स्किल का पता लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे अब कोई जगह है, उस जगह पे समझिए कि बहुत अच्छा वहाँ पे मिठाई बनता, तो हम मिठाई का तारीफ के साथ साथ यह भी जानते हैं कि उस जो जगह है जहाँ पे मिठाई काफ़ी प्रचलित है,
काफ़ी फेमस है, उस जगह पे इस तरह के मिठाई बनाने वाले लोगों की संख्या है। मतलब वहाँ के लोगों के पास काबिलियत है इस तरह का मिठाई बनाने का, जिस कारण से वहाँ पे ये मिठाई प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया और कहा जाता है कि बहुत मतलब तारीफ किया गया। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का हर एक जगह तारीफ देखने के लिए मिलता है। कारण है कुछ समय के जो लोग थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के पास स्किल बहुत ज़्यादा था। वो बहुत तरह का मतलब उन लोगों के पास तरह तरह के काम करने की नॉलेज थी। वे लोग निष्ठापूर्वक काम करते थे, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का तारीफ इतिहास में किया गया। तो नगर निर्माण योजना में सबसे पहला चीज आता है कि इस समय की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। पहला चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। दूसरा चीज आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जल निकास व्यवस्था था, मतलब कि जो सीवर सिस्टम था, काफ़ी अच्छा था, उसका तारीफ किया गया। कारण था कि 90 डिग्री पे काटता था तो नाला भी तो बना होगा, सीधा सीधा बना होगा। अब सीधा सीधा बना होगा तो पानी निकलने में आसानी होता होगा, सीधा सीधा बना होगा तो पानी निकलने में आसानी होगा। क्यों? मान लीजिए कहीं पर नाली है, सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा करके से बना हुआ, पानी यहाँ से आएगा, मान लीजिए प्लास्टिक अंदर आया तो कहीं कहीं फंस जाएगा, फंस गया। अगर यहाँ मान लीजिए प्लास्टिक फंस गया तो पानी को उफान मारना शुरू कर देगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें सीधा सीधा है, सीधा है, पानी यहाँ से जाएगा, प्लास्टिक कचरा जो भी जाएगा जाकर सीधा गिर जाएगा। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जल निकास व्यवस्था था काफ़ी सही था, सीवर सिस्टम काफ़ी सही था, इसके बारे में ये कहा जाता है। उसके बाद तीसरा चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ का जो घर का दरवाजा था वह आगे नहीं खुल करके पीछे खुलता था। यहाँ पे सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी हाउसेस था उसका डोर आगे नहीं खुल करके पीछे खुलता था, मतलब उसका गेट कहाँ था? पीछे तरफ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया जाता है कि यहाँ पे जो घर था, यहाँ पे 2 मंजिला, मात्र 2 मंजिला, उससे ज़्यादा नहीं, 2 मंजिला तरह का ही घर मिलता है। 2 स्टोरियस मतलब 2 मंजिला तरह का घर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे जो घर वगैरह बना हुआ था वह वेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ था। किस चीज़ का बना हुआ था? वेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ था। वेक्ड ब्रिक्स का मतलब हो गया कि पक्की ईंट का घर बना हुआ था। वेक्ड ब्रिक्स का घर बना हुआ था, पक्की ईंट का घर बना हुआ था। उसके बाद है कि यहाँ का जो नगर था, मतलब यहाँ का जो भी नगर था वह नगर 2 पार्ट में बटा हुआ था। यहाँ का जो भी नगर था वह 2 पार्ट में बटा हुआ था। कौन कौन? तो ईस्टर्न और वेस्टर्न। कौन कौन बटा हुआ था? तो एक था ईस्टर्न और एक था वेस्टर्न। वेस्टर्न वाला जो था इसको कहा गया दुर्ग कहा गया, इसको दुर्ग कहा गया, पहला चीज। दूसरा ये ऊंचा था, कहा था ऊंचा था, मतलब ऊंचे जगह पे बनाया हुआ था। तीसरा चीज कि यहाँ पे अमीर लोग रहते थे। कौन रहते थे? अमीर लोग रहते थे। ऊंचा था और छोटा था, अमीर लोग। गांव देहात में क्या होता है? अमीर लोग, गांव में सबका सब अमीर तो नहीं होता, कहीं भी मतलब सब कोई अमीर नहीं होता है, कुछ ही लोग अमीर होता है। तो अमीर लोग यहाँ पे रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि छोटा होगा, क्योंकि अमीर लोगों का संख्या कम, ऊंचा था और इनका संख्या भी कम था अमीर लोगों का। तीसरा चीज था कि इसको दुर्ग कहा जाता था, बता ही दिए। अगर इसमें हम लोग आते हैं तो यहाँ पे गरीब लोग रहते थे, गरीब और साधारण लोग यहाँ पे रहते थे। ईस्टर्न वाले जो भाग था वो ये नीचा होता था और बहुत बड़ा था, क्योंकि गरीब, अब शहर गांव में क्या है, गरीब एक का दुकान पर सब, बहुत सारा गरीब है, बहुत सारा साधारण फैमिली है, मिडिल फैमिली है, तो बड़ा था और नीचा था। ठीक है। और ये सब चीज़ हो गया यहाँ। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। इसको दुर्ग कहा जाता था, वेस्टर्न वाला को। ऊंचा छोटा था ये, यहाँ पे अमीर लोग रहते थे। और इसको क्या कहा जाता था? तो ये गरीब लोग रहते थे, यहाँ साधारण लोग रहते थे, ये नीचा था और बड़ा था। इसका एक्सेप्शनल केस में आता है धौलावीरा।
धौलावीरा 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में बटा हुआ था। कौन कौन? तो ईस्टर्न, वेस्टर्न और एक था मिडिल। ईस्टर्न, वेस्टर्न और एक था मिडिल, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। तो कौन? धौलावीरा। धौलावीरा 3 पार्ट में बटा था, ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल, ये 3 पार्ट में धौलावीरा बटा हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 ठो मुख्य शहर था। शहर तो इसमें बहुत सारा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारा शहर था, लेकिन मुख्य यहाँ पे 6 ठो शहर था। कौन कौन? मोहनजोदारो, कालीबंगन, हड़प्पा, गढ़वालीवीरा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये 6 शहर था। कौन कौन लिख देते हैं हम, कौन कौन यहाँ शहर था। तो यहाँ जो शहर था मुख्यतः 6 शहर था। पहला था मोहनजोदारो, दूसरा था कालीबंगन, तीसरा था गढ़वालीवीरा, तीसरा था, चौथा था हड़प्पा, पांचवा था राखीगढ़ी और छठा था धौलावीरा। ये 6 ठो मुख्य यहाँ का शहर था। मोहनजोदारो, कालीबंगन, गढ़वालीवीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये 6 ठो यहाँ मुख्य शहर था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।